हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल असल सोशोलॉजी में। और आज जो है फिर से हम एक बार आपके लिए एक नया टॉपिक, नया कंसेप्ट लेके आ गए हैं जिसका नाम है मॉडर्नाइजेशन, प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज इन इंडिया, यानी कि भारत में सामाजिक परिवर्तन का ये जो है तीसरा वीडियो है। और तीसरे वीडियो में जो है हम आज मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण पर बात करेंगे। ठीक है, देखते हैं इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो आधुनिकीकरण क्या है, व्हाट इज मॉडर्नाइजेशन? ठीक है, अगर हम मोटे तौर पर समझें, अगर एकदम से वैसी कोई चीज़ अगर हम करते हैं, व्हाट इज मॉडर्नाइजेशन यानी कि आधुनिकीकरण क्या है, तो अगर हम जनरल बात करें तो आधुनिकीकरण क्या है कि अगर हम पुरानी चीज़ों को छोड़ दें, नई चीज़ों को अपनाएं, तो वही थोड़ा सा जो है मॉडर्नाइजेशन है। यही जो है विभिन्न विभिन्न वैज्ञानिकों ने, अलग अलग समाजशास्त्रियों ने अलग अलग तरीके से अपने अपने स्तर से जो है बताने का प्रयास किया है। ठीक है ना, पुरानी चीज़ों को छोड़ना है और नई चीज़ों को अपनाना है, और उनके साथ क्या क्या समस्याएं हैं, किस तरह से एडजस्टमेंट करना है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें मॉडर्नाइजेशन के अंतर्गत आती हैं। देखते हैं क्या क्या है। समाजशास्त्र में आधुनिकीकरण एक पारंपरिक समाज से आधुनिक समाज में बदलाव की प्रक्रिया है ना। जैसे कि मैंने बताया कि पुरानी चीज़ों को छोड़ना है, नई चीज़ों को अपनाना है। तो पारंपरिक समाज यानी कि जो पुराना समाज है, परंपराओं से युक्त समाज है, से आधुनिक समाज में बदलाव की प्रक्रिया है ना। कि पुराने समाज को छोड़ करके हमें जो है नया समाज, या जो आजकल का जो आधुनिक समाज है, उसमें जो बदलाव हो रहा है, उसकी जो एक प्रक्रिया है, उसको आधुनिकीकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया में समाज औद्योगिकरण, शहरीकरण और अन्य सामाजिक बदलावों से गुजरता है। इन बदलावों का असर लोगों के जीवन पर पड़ता है। आधुनिकीकरण का मकसद समाज को सामाजिक और आर्थिक रूप से विकसित बनाना और उसमें राजनीतिक बदलाव लाना है। आधुनिकीकरण में धर्मनिरपेक्षीकरण भी शामिल है। ठीक है ना, अगर इसको ध्यान से देखें हम, अगर इस लाइन को अगर हम देखें, आधुनिकीकरण में धर्मनिरपेक्षीकरण भी शामिल है। धर्मनिरपेक्षीकरण का मतलब क्या होता है कि जब हम जो है आडंबरों से दूर, है ना, धार्मिक क्रियाकलापों से दूर हों और एक वैज्ञानिक तरीकों को अपनाएं। ठीक है ना, आधुनिकीकरण की ये जो शर्त भी होती है कि जो है वैज्ञानिक तरीके को अपनाना है और आडंबरों को और दकियानुसी जो बातें हैं उनको जो है हमें दरकिनार करना है, एक तरफ करना है। ठीक है, धर्मनिरपेक्षीकरण भी शामिल है। इसका मतलब है धार्मिक रूढ़िवादिता से मुक्त समाज। ठीक है, यानी कि जो धर्म के अंतर्गत रूढ़िवादी चीज़ें हैं उनसे जो है मुक्त होगा समाज, तभी हम उस समाज को जो है आधुनिक समाज कह सकते हैं। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में ये बदलाव शामिल होते हैं। कौन कौन से बदलाव हैं ये लिखे हैं इसमें नीचे। तो ये है, पारंपरिक समाज पश्चिमी संस्कृति को अपनाता है। ठीक है, पहला बदलाव क्या होगा, जो पारंपरिक समाज है वो पश्चिमी संस्कृति को अपनाएगा। दूसरा, लोग ज़्यादा धर्मनिरपेक्ष और तर्कसंगत विश्व दृष्टिकोण अपनाते हैं। ठीक है, इस पे भी हमने अभी बात की है, यानी कि धर्मनिरपेक्ष और तर्कसंगत, यानी तर्कशील बातों पर हम अधिक ध्यान देंगे, वैज्ञानिक बातों पर हम अधिक ध्यान देंगे, है ना। दकियानुसी बातों पर जो है हम रूढ़िवादिता के खिलाफ जो है हम आधुनिकीकरण के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद पवित्र मान्यताओं और धर्मनिरपेक्ष नियमों, पवित्र पवित्र मान्यताओं को धर्मनिरपेक्ष नियमों से बदला जाता है। ठीक है ना, तो ये भी जो है एक तरह से वैज्ञानिकता की ओर लेके जाने वाली बात है। अगला क्या है, वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति को अपनाना है। जैसे कि हम शुरू से ही बात कर रहे हैं कि वैज्ञानिकता को अपनाना है, तकनीकी को अपनाना है, तभी जो है आधुनिक समाज या आधुनिकीकरण की जो प्रक्रिया है उसको जो है हम सफल बना पाएंगे। आधुनिकीकरण का अर्थ और परिभाषाएं अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अपने हिसाब से अलग अलग तरीके से बात बताने का प्रयास किया है। आधुनिकीकरण शब्द लैटिन भाषा के मॉडल से लिया गया है, जिसका अर्थ है अभी अभी या नवीनतम। ठीक है ना, यानी कि रिसेंटली और एकदम से नयापन जिसमें होता है उसको आधुनिकीकरण कहते हैं। तो पहली परिभाषा है श्याम शरण दुबे के अनुसार, आधुनिकीकरण वह प्रक्रिया है, आधुनिकीकरण एक प्रक्रिया है, एक ऐसा आंदोलन है जिसके द्वारा परंपरागत या अर्ध परंपरागत व्यवस्था निश्चित रूप से वांछित तकनीकी के स्वरूपों और उससे जुड़ी सामाजिक संरचना, मूल्य
उन्मेष एवं प्रेरक तथा आदर्शों की ओर अग्रसित करती है या होती है। ठीक है, तो वही बात बताई इन्होंने जिनके द्वारा परंपरागत या अर्ध परंपरागत व्यवस्था निश्चित रूप से वांछित तकनीकी स्वरूपों से जुड़ी सामाजिक संरचना। ठीक है, कुल मिलाकर के जो भी वैज्ञानिक हैं या जो भी समाजशास्त्री हैं या जो भी राइटर्स हैं, वो कुल मिलाकर के यही बात करेंगे कि जो है परंपरागत जो चीज़ें हैं उनको दूर करो और तकनीकी को अपनाओ, वैज्ञानिकता को अपनाओ, नएपन को अपनाओ, यही आधुनिकीकरण है। ठीक है, तो इन्होंने जो ये किताब लिखी है वो लिखी है मॉडर्नाइजेशन एंड इट्स एडेप्टिव डिमांड्स ऑन इंडियन सोसाइटी, है ना। और ये जो है इन्होंने MS गोरे और IP देसाई के साथ मिलके इनका जो है ये लेख था, तो उसके अंतर्गत ये इन्होंने परिभाषा दी थी। ठीक है, मूरे के अनुसार क्या है, मूरे ने क्या लिखा है, आधुनिकीकरण का अर्थ एक क्रांतिकारी परिवर्तन जो एक परंपरागत समाज को उन्नत, आर्थिक रूप से समृद्ध तथा राजनीतिक रूप से अपेक्षाकृत स्थिर समाज के रूप में परिवर्तन करने की ओर ले जाता है। ठीक है ना, इसमें भी जो है परंपरागत समाज को उन्नत बनाने का प्रयास किया गया है। मूरे ने बताया कि परंपरागत समाज को उन्नत रूप से, आर्थिक रूप से और जो है समृद्ध राजनीतिक रूप से अपेक्षाकृत स्थिर समाज के रूप में परिवर्तन अगर हम करेंगे तो वो जो है आधुनिकीकरण कहलाया जाएगा, आधुनिक समाज कहलाया जाएगा। और ये जो इनकी जो ये किताब है, ये इन्होंने सोशल चेंज, इनकी किताब का नाम है, उसमें इन्होंने दी है। एक परिभाषा और है डेनियल लर्नर की। आधुनिकीकरण मुख्यतः एक मना स्थिति, प्रगति की अपेक्षा, आर्थिक विकास की क्षमता, परिवर्तन के अनुरूप अपने को ढालने की तत्परता है। ठीक है ना, यानी कि जो भी चेंजेस होते हैं सोसाइटी में, नए वाले जो परिवर्तन होंगे उसको हम अपनाएं, है ना, एडेप्टेशन हमारा हो, और जितनी जल्दी हम उनको अपना लेंगे तो वो जो है हम उतनी ही जल्दी जो है समाज को सरल बनाने का प्रयास करेंगे और उसको जो है हम अच्छे प्रकार से स्वीकार कर लेंगे। समाज में जो भी बदलाव हो रहे हैं या जो भी परिवर्तन होते हैं उनको हम जितनी जल्दी स्वीकार कर लें वही ज़्यादा अच्छा होता है। तो इनकी जो एक किताब है द पासिंग ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी मॉडर्नाइजिंग द मिडिल ईस्ट, ठीक है, इसके अंतर्गत इन्होंने जो है ये किताब का नाम है, इसमें इन्होंने ये परिभाषा दी है। इसके बाद आधुनिकीकरण की विशेषताएं हैं। तो पहली विशेषता है आधुनिकीकरण एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सार्वभौमिक समझते हैं जहाँ सभी जगह पाई जाती है। इसमें सामाजिक व्यवस्था के सभी विभागों में स्थानांतरण की प्रक्रिया प्रभावित हो जाती है। दूसरा है यह दीर्घकालिक एवं जटिल प्रक्रिया है। एक दिन में कोई भी जो है आधुनिक परिवर्तन नहीं होता है, इसमें जो है काफ़ी समय लग जाता है। इसलिए इन्होंने लिखा कि दीर्घकालिक एवं जटिल प्रक्रिया है ना। बहुत सारी चीज़ों से होके गुजरना पड़ता है। कोई भी अगर नई चीज़ होती है तो उसको जो है बहुत सारे उसके अपने पैरामीटर्स हैं, उस पर जो है आकर के उसको अपना एक टेस्ट होता है, सब चीज़ें होती हैं, उसमें आकर के उसको जो है जब तक वो उस पर खरी नहीं उतरती है तब तक जो है हम उसको नहीं मान लेते हैं, क्योंकि इसमें परिवर्तन की अनेक शक्तियाँ एक साथ ही क्रियाशील हो उठती हैं। ठीक है ना। तीसरा क्या है, आधुनिकीकरण से तात्पर्य एक विशेष प्रकार के रूपांतरण की प्रक्रिया से होता है। यह एक विशेष काल बिंदु पर अवस्थित समाज विशेष की अवस्था को प्रकट नहीं करती, वस्तुतः इसकी प्रकृति प्रसारवादी होती है। ठीक है, ये आधुनिकीकरण जो है कहीं भी एक समाज में रुकता नहीं है। ठीक है ना, ये फैलाव इसमें होता है। ठीक है, अगर आज कोई अगर नया मोबाइल लॉन्च हुआ है तो वो जो नया मोबाइल लॉन्च हुआ है वो केवल वहीं नहीं रह जाएगा, है ना। उसकी जो उसके अंदर जो नयापन है, जो भी कुछ नई टेक्नोलॉजी उसमें आई है, उसको जो है फिर अन्य कंट्रीज़ में, है ना, अन्य जो है जो भी लोग हैं उनको जो है वो सब चीज़ें समय के साथ साथ मिल जाएंगी। यानी प्रसारवादी होती है, यानी कोई भी नई चीज़ आएगी तो उसको जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जो है किस तरह से उसको वो सुगम हो पहुँचे, तो ये जो है आधुनिकीकरण की विशेषता होती है। अगला क्या है, आधुनिकीकरण एक आंदोलन है, इसलिए एक निश्चित विचार की भी इसमें निहित है। यह विचार की कुछ निश्चित मूल्यों और व्यवहार प्रतिमानों की समन्वित व्यवस्था है। ठीक है ना, तो ये समझ लेंगे हम लोग। आगे क्या है, आगे भी कुछ विशेषताएं हैं। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया गतिशील एवं परिवर्तनशील
परिवर्तन से संबंधित एक अग्रगामी प्रक्रिया है, ठीक है ना। तो गतिशीलता होती है। आधुनिकीकरण जब होता है तो एक ही स्थान पर नहीं होता है, कई जगह जगह पर होता है। और अगला देखते हैं, आधुनिकीकरण की प्रक्रिया अपरिवर्तनशील अपरिवर्तनीय है, ठीक है ना। अगर कोई भी चीज़ अगर एक बार आ गई समाज में तो वो जो है फिर अपरिवर्तन हो जाएगी, है ना। उसको फिर परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। जब एक बार किसी समाज में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है तो उस समाज का भूतकाल में वापस जाना सामान्यतः संभव नहीं होता है, ठीक है ना। ये लिखा है इसमें। अगर कोई चीज़ एक बार नई लॉन्च हो गई तो अगर हम कहें कि हाँ भाई अब हमें पुराने समाज में जाना है वापस, तो ऐसा होना नामुमकिन है और असंभव सा है ये, ठीक है। तो इसलिए जो है इसको कहा गया है कि आधुनिकीकरण की जो प्रक्रिया है वो अपरिवर्तनीय है, बदलती नहीं है। लास्ट क्या है, आधुनिकीकरण की प्रकृति विकासवादी है, क्योंकि आधुनिकीकरण को होने में शताब्दियों का समय लगता है, ठीक है। विकासवादी है और विकासवादी के साथ साथ अगर कोई आधुनिकीकरण होता है किसी समाज में, किसी सोसाइटी में, तो उसको जो है कोई 1 या 2 दिन में नहीं होता है, उसके लिए जो है बहुत वर्ष लगते हैं। जैसा कि इन्होंने लिखा है, शताब्दियों तक का समय लगता है अगर कोई भी समाज में परिवर्तन लाना है तो आधुनिकीकरण के माध्यम से। अब ये कुछ विशेषताएं हैं एलेक्स इंकल्स के अनुसार, है ना। एलेक्स इंकल्स ने भी जो है कुछ विशेषताएं दी हैं, तो उनको हम देखते हैं कौन कौन सी हैं। तो पहली विशेषता है इनकी नए विचारों को स्वीकार करना, आधुनिकीकरण के अकॉर्डिंग। नई पद्धतियों का उपयोग करना, ठीक है। प्रत्येक विषय पर अपना मत तैयार रखना या करना, प्रत्येक कारक के प्रति सचेत रहना, अतीत की अपेक्षा वर्तमान व भविष्य में अधिक रुचि लेना, समय की नियमितता का ध्यान रखना, कार्य कुशलता तथा योजनाबद्ध तरीकों पर अधिक बल देना, विश्व के प्रति व्यवहारिक दृष्टिकोण रखना, यानी कि ग्लोबल दृष्टिकोण, यानी कि जो आपका विजन है ना, तो वो किस प्रकार का हो, ग्लोबल हो। ये नहीं कि अगर आधुनिकीकरण हमारी कंट्री में हुआ है और हमारे पास हुआ है तो वो केवल हम तक ही सीमित रहे, नहीं, ऐसा नहीं। उसको जो है ऐसा हो कि वो जो है सबकी पहुंच तक हो और सब जो है उसका आनंद उठाएं और सब लोगों के पास तक वो पहुंचे आसानी से। विज्ञान तथा टेक्नोलॉजी में विश्वास करना और न्याय के समान वितरण को प्रोत्साहन देना, ये जो है एंकल्स ने जो है कुछ विशेषताएं आधुनिकीकरण के संबंध में बताई थी, ठीक है। आगे क्या है, आधुनिकीकरण के प्रभाव। आधुनिकीकरण के प्रभाव निम्नलिखित हैं। नंबर 1, कृषि और ग्रामीण उद्योगों में उन्नति, ठीक है। अब जैसा लिखा है इसमें, आधुनिकीकरण का अच्छा प्रभाव कृषि और ग्रामोद्योगों पर भी पड़ा है। कृषि नवाचार में वृद्धि हुई है, आधुनिक मशीनों, उपकरणों तथा नए ज्ञान के उपयोग से या प्रयोग से कृषि विकास में मदद मिली है। इस सबके परिणाम स्वरूप ग्रामीण निर्धनता में कमी आई है, ठीक है ना। तो अगर हम नई नई टेक्नोलॉजी को अपनाएंगे, है ना, नए नए इक्विपमेंट्स और नई नई चीज़ों के द्वारा जब हम फार्मिंग करेंगे, कृषि करेंगे, तो उसमें जो है हम ग्रामीण जीवन का बेहतर जीवन देख सकते हैं और ये अच्छा भी है। दूसरा क्या है, बेरोजगारी में वृद्धि। आधुनिकीकरण के फलस्वरूप मशीनीकरण भी तेजी से बढ़ रहा है। मशीनीकरण के कारण श्रमिकों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि मशीनों के कारण श्रमिकों की कम आवश्यकता होती है, ठीक है। ये हो सकता है इसी कारण से जो है शायद बेरोजगारी आज समाज में ज़्यादा है, क्योंकि सारा का सारा काम जो है मशीनों के द्वारा ही संपन्न किया जाता है। किसी को गड्ढा खोदना है तो अब फावड़े की जरूरत नहीं पड़ती है, किसी भी खुदाई वाले सामान की नहीं आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। किसी की जरूरत पड़ती है, एक वो आती है मशीन सी, उसको ज़मीन में लगा दो, वो फटाफट फटाफट एकदम से कर देती है, ठीक है। तो बहुत सारी जो जब आधुनिकीकरण का जो ये समय है या जो आधुनिकीकरण जब आता है तो बहुत सारी चीज़ों का जो है गरीबों को या बहुत सारे जो
बेरोजगार लोग हैं उनको जो है इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ता है। ठीक है। स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन। भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति में बड़ा परिवर्तन हो गया है। उनकी शिक्षा एवं स्वतंत्रता ने पुराने बंधनों एवं पर्दा प्रथा को तोड़ दिया है। आजकल जहां एक ओर भारतीय समाज में स्त्रियां परंपरावादी हैं, वहीं दूसरी ओर वे ऑफिसों, बैंकों आदि में कार्य कर रही हैं। ठीक है ना। तो मॉडर्नाइजेशन की बड़ी देन है कि स्त्रियों को जो है बाहर निकलने का मौका मिला है, घर से बाहर निकलने का मौका मिला है, और अपना जो है पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर जो है आज समाज में और समाज को जो है आगे लेके जाने का जो है महिलाएं काम कर रही हैं, लगातार काम कर रही हैं। तो तथा इसमें आधुनिकता की भावना का विकास हुआ है। ठीक है। तो मॉडर्नाइजेशन जो है सभी के पक्ष में है, और ऐसा नहीं है कि इसमें जो है किसी को कोई बुराई या कोई चीज़ अगर नहीं आती है तो उसको ना अपनाए, उसको जो है अपनाने में बहुत ज़्यादा समस्या नहीं होनी चाहिए। वैवाहिक संस्थाओं में परिवर्तन। भारतीय समाज में जब विवाह में पुरानी परंपराएं समाप्त हो रही हैं तथा जीवन साथी के चुनाव में अधिक स्वतंत्रता देखने को मिलती है, विधवा पुनर्विवाह होने लगे हैं तथा नगरों में बाल विवाहों की संख्या घटती जा रही है। ठीक है। तो बहुत सारे जो परिवर्तन हैं वो अब वैवाहिक संस्थाओं में भी जो है हो गए हैं। ठीक है ना। अब जो है स्त्री हो या पुरुष हो, वो अपना जीवन साथी जो है वो स्वयं से ही चुनता है, और उसको पूरी स्वतंत्रता भी होती है और होनी भी चाहिए। ठीक है। क्योंकि पूरे का पूरा जीवन जो है उसको ही गुजारना है। तो माँ बाप जो है इतना बेहतर शायद आधुनिकीकरण के समय में ना ढूंढ पाए, तो पुरुष और स्त्री जो है अपने जो क्या कहते हैं पति पत्नी आपस में ही जो है अपने आप को जो है देख लें और अपने आप को जो है अच्छे से पसंद कर लें, अपने विचार आचार किस प्रकार के हैं, तो उससे जो है उनका बेहतर जीवन जो है हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है वैवाहिक संस्थाओं में परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। बाह्य संपर्क। आधुनिकीकरण के कारण नए ज्ञान में वृद्धि हुई है और तार्किक दृष्टिकोण भी बढ़ा है। ठीक है। आधुनिकीकरण के कारण नए ज्ञान में वृद्धि हुई है और तार्किक दृष्टिकोण भी बढ़ा है। संचार के साधनों में वृद्धि से समूची दुनिया से संपर्क सरल हो गया है, जिससे सांस्कृतिक परिवर्तन की गति बढ़ी है। ठीक है ना। तो ये बाह्य संपर्क है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, और आज की वीडियो को जो है हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट।